रिटर्न्स टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब हम ये किसको बोलते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी टॉपिक यही है, बिकॉज एग्जाम में अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। इट मे बी अ बिगर क्वेश्चन और द स्मॉलर वंस, राइट, बट ये पूछा जरूर जाएगा आपसे एग्जाम से। अब होता क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जब भी हम एक इनपुट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, बाकी इनपुट्स को हम फिक्स्ड कहते हैं, द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस। किस रेट पे, इनिशियली इंक्रीजिंग रेट पे, कन्वेक्स शेप में, देन इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, कनकेव शेप में, एंड आफ्टर अ लेवल ऑफ आउटपुट इट अल्टीमेटली फॉल्स। सो 3 फैक्टर्स होते हैं इसमें, इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट एंड फॉल्स, राइट। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या कहता है, ये तब होता है ओनली इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन when one factor is variable, the other one factor is fixed. So variable factor normally labor होता है और अदर फैक्टर कैपिटल होता है, मशीनरी कह लो या कैपिटल कह लो, राइट। सो वो फिक्स्ड रहता है मशीनरी। द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर ओनली। जो भी हमारी प्रोडक्शन है आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के इंक्रीज या डिक्रीज से कर सकते हो। शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर ही चेंज होता है, फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट रहता है। ओके, सो हम एक एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल क्या है, वो कह रहा है लैंड एक फिक्स्ड फैक्टर है, लेकिन उसके ऊपर जो लेबर है वो वेरिएबल फैक्टर है। फार्मर इज प्रोड्यूसिंग व्हीट, फार्मर जो है वो कनक उगाता है, व्हीट प्रोड्यूस करता है। अब लैंड तो एक फिक्स्ड फैक्टर है, सो वो क्या करेगा, ही कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ अ व्हीट बाय एम्प्लॉइंग मोर ऑफ अ लेबर। जितनी ज़्यादा वो व्हीट प्रोड्यूस करना चाहता है वो सिर्फ लेबर को ज़्यादा एम्प्लॉय कर सकता है, वो लैंड इंक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि शॉर्ट रन है। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है, विल एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ labor employed on the given piece of land yields the same level of output? No. क्या जितना भी हम यूनिट्स ऑफ लेबर सेम लैंड पे, फॉर एग्जांपल हमारी लैंड है 1 यूनिट, हमने ऑलरेडी 5 लेबर एम्प्लॉय की है, लैंड इज स्टिल द सेम 1 यूनिट, बट हम लेबर को 6 और 7 और 8 इंक्रीज कर रहे हैं, क्या आउटपुट भी उसी रेशियो में इंक्रीज होगा वीट का? सो वी कैन बी आस्क्ड, हमसे ये भी पूछा जा सकता है, विल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड? जो एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो क्या कांस्टेंट रहेगा हर एक एडिशनल यूनिट का, यानी कि उतने से ही ग्रो होगा जितने से फर्स्ट यूनिट ग्रो हुआ है? The answer to this question is no, ऐसा कभी नहीं होगा। It is due to the law of variable proportions. Law of variable proportion कहता क्या है, law of variable proportion ये कहता है as more and more of the variable factor is combined, जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा variable factor which is labor in this case को combine करोगे आप fixed factor के साथ, एक स्टेज ऐसा आएगा when मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर डिक्लाइंस। जो भी वेरिएबल फैक्टर है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाएगा, गिरता जाएगा, डिक्लाइनिंग शुरू हो जाएगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, हाउएवर विल डिस्कस देम इन डिटेल। सबसे पहले अजम्पशंस पढ़ते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शंस की। जब भी हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न्स टू अ फैक्टर पढ़ेंगे, रिमेंबर हमने लास्ट वीडियो में रिटर्न्स टू अ स्केल पढ़ा था, विच इज़ अ लॉन्गर टर्म में होता है, जिसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल है, नथिंग इज फिक्स्ड। इसमें हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें एक फैक्टर फिक्स्ड है और बाकी के सारे, एक फैक्टर वेरिएबल है, बाकी के सारे फैक्टर्स फिक्स्ड हैं। ओके, सो इसकी assumptions क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, ओनली वन आउटपुट इज वेरिएबल, सिर्फ एक ही आउटपुट है जो वेरिएबल है, अदर वेरिएबल इज हेल्ड कांस्टेंट और फिक्स्ड। जितने भी और वेरिएबल होंगे उसमें एक वेरिएबल होगा, बाकी सब फिक्स्ड होंगे। द प्रोपोर्शन इन विच द फैक्टर यूनिट्स आर कंबाइंड कैन बी चेंज्ड, ठीक है। सो फैक्टर्स, एक फिक्स्ड फैक्टर है इज टू 5 वेरिएबल फैक्टर, एक फिक्स्ड फैक्टर है इज टू 8, एक फिक्स्ड फैक्टर है 9। सो फिक्स्ड फैक्टर विल रिमेन द सेम बट द वेरिएबल्स विल be changed, it can be increased or it can be decreased। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है ये हमेशा, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी दी होती है और वो अनचेंज्ड है, वो कभी चेंज नहीं होती। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट चेंज, जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस हैं वो कभी भी
चेंज नहीं होते। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं? अब हमने क्या अंडरस्टैंड किया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब है जितना हम वेरिएबल फैक्टर ऐड करते जाएंगे टू अ फिक्स्ड फैक्टर, वो फैक्टर्स वैसा ही रहेगा। इनिशियली इंक्रीज होगा, बाद में डिक्रीज होगा, और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न पे भी इंक्रीज होगा। सो 3 पॉइंट्स होंगे, लेकिन पोस्टपोनमेंट में वो सेम रहेगा। पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डज नॉट मीन दैट द लॉ कैन बी अवॉइडेड। पोस्टपोनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इस लॉ को अवॉइड कर दोगे, यानी कि इसको कभी अप्लाई ही नहीं करोगे। द लॉ अप्लाइज अल्टीमेटली व्हेन द फैक्टर रेशो नो लॉन्गर रिमेन्स ऑप्टिमम, कि हमारी जो फैक्टर रेशो है वो कभी भी सेम नहीं रहेगी। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मे बिकम इनऑपरेटिव, जो भी हमारी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी कि वो ऑपरेटिव नहीं रहेगा फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। जितनी भी हमारी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो गई हैं, बढ़ गई हैं, इसलिए applicability of law can be postponed when some substitute of the fixed factor is discovered. So दो ही चीज़ें हैं, या तो टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, या फिक्स फैक्टर का आपको कोई सब्सटीट्यूट मिल गया, तो आप इसको प्रोपोर्शन को पोस्टपोन कर सकते हो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेशन कैन बी पोस्टपोन्ड। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को अंडरस्टैंड करना है तो हमें ये टेबल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसके बाद हमारा ग्राफ है जो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट। हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, सो इट इज फिक्स्ड 1 1 1 1 1। यूनिट्स ऑफ लेबर एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। टोटल प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? पहले टोटल प्रोडक्ट 2 है, फिर टोटल प्रोडक्ट 5 हो गया, सो देयर इज अ गैप ऑफ 3, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3 हेयर, सो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इज 3। 5 and 9 मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस टू 4। यहां तक क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रही हैं। इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट मींस इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब उसके बाद from the 4th unit of employment of labor the marginal product starts declining। 4 के बाद 3 रह गया, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट 9 से 12 हो गया, विच इज डिफरेंस ऑफ 3। पहले डिफरेंस ऑफ 4 था, 9 minus 5, 12 minus 9 is 3, then 2, then 1, and then there is no difference, so it is marginal product is 0 here. What does this show? This shows that though total product is positive but marginal product is again positive but declining. So total product increases but at a decreasing rate. टोटल प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 से 12 हो गया, इंक्रीज हो रहा है ना, 12 से 14 हो गया, 14 से 15 हो गया, बट लोअर रेट पे इंक्रीज हो रहा है 15 से 14, which means negative returns. So now negative MP means negative returns to a factor. So these are the points that are mentioned here. When MP is increasing from 2 to 3, now MP is increasing from 2, marginal product 2 से 3 हो रहा है, right? Total product then to 4, then total product is increasing. So first instance में, that is why we have written increasing returns. When MP is decreasing from 4 to 3 to 2 to 1 to 0, then TP is increasing at decreasing rate, and when MP is 0 here, then total product has no addition, right? And TP is maximum when MP is 0. सबसे ज़्यादा जब MP 0 है, TP तभी होता है 15 15। When MP is negative, TP starts declining. When the MP falls to -1, TP also started to decline. So total product decline हो जाता है। इसी तरह AP है, average product is increasing till 3 units of labor. This is AP. So 3 units of labor it is increasing, 2, 2.5 and 3. It stagnates when 4 units of labor are employed and thereafter starts diminishing. So when we employ 4 units of labor, stagnate हो जाता है, 3 से 3 रहता है. However, it never goes negative. AP can never be negative, right? So since AP is a relationship of TP to labor, and TP can never be negative. So TP कभी भी negative नहीं हो सकता. So इसी टेबल को अब हम कर्व्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे. सो कर्व जब हम बनाते हैं तो ये टीपी का कर्व है, टोटल प्रोडक्ट का 3 स्टेजेस बनती हैं इसमें, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. स्टेज 1 में एक पॉइंट K है विच इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. देन देयर इज अ पॉइंट T जिसके बाद वो फॉल होना शुरू होता है, राइट?
इसी तरह हम एपी और एमपी का ग्राफ बनाते हैं। एमपी का ग्राफ ऊपर चल रहा है, जब तक टीपी का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आता, पॉइंट के नहीं आता, तब तक एमपी का ग्राफ ऊपर जाएगा। उसके बाद एमपी पॉजिटिव रहेगा टिल इट रीचेस जीरो, बट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज जरूर करेगा एट डिक्रीजिंग रेट। स्टेज 2 टोटल प्रोडक्ट की यही दिखाती है, एंड स्टेज 3 दिखाती है कि एमपी नेगेटिव हो गया है, राइट। और एपी क्या है? एपी जब तक एमपी से टकराता नहीं है तब तक वो इंक्रीज करता है। जब वो एमपी से टकरा देता है एट दिस पॉइंट ए, उसके बाद वो फॉल करना शुरू हो जाता है, बट एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, राइट। सो यही बताता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? ये पॉइंट है जहां पे द स्लोप ऑफ टीपी चेंजेस। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो ये पॉइंट के है। पॉइंट के पे टीपी की स्लोप चेंज हो जाती है। पहले टीपी इंक्रीजिंग रिटर्न्स देता है, उसके बाद इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। So till this point K, TP has been increasing at increasing rate. From this point TP does increase तो करता है but decreasing rate पे. It is a point which coincides with the end of stage 1 production. So MP stops increasing beyond this point. इसके बाद MP जो है वो increase करना बंद कर देता है। MP starts decreasing from this point. So ये जो point है ना, इसके बाद एमपी, ये के पॉइंट है टीपी में और ये हाईएस्ट पॉइंट है, राइट। इसके बाद एमपी डिक्रीज करना शुरू कर देता है, हाउएवर वो कुछ टाइम तक पॉजिटिव रहता है। टीपी कर्व में के इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो दोनों कर्व्स क्या बताते हैं? स्टेज 1 बिटवीन ओ टू के ऑन द कर्व टीपी। सो ओ टू के टीपी कर्व में व्हाट डज इट शो? In this zone MP is increasing, TP is also increasing at the increasing rate. So O to K on TP curve. So MP is यहाँ से यहाँ तक स्टेज 1 में है तो वो इंक्रीज कर रहा है, इसी कारण से TP भी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है। स्टेज 2 क्या कहता है? K to T. In this stage MP is decreasing and TP is increasing at decreasing rate. K to T, MP इंक्रीज कर रहा है, TP भी डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है। So this is K एंड दिस इज टी, राइट। सो के से टी तक स्टेज 2 आती है एमपी की। स्टेज 2 एमपी की क्या कहती है एंड टीपी की स्टेज 2 क्या कहती है? दैट एमपी टॉप पॉइंट पे जाके फिर नीचे गिरना शुरू हो गया, हालांकि वो पॉजिटिव है स्टेज 2 में। इट मीन्स टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा बट इट विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। Then comes stage 3. Stage 3 beyond point T. In this stage TP starts declining, MP negative. MP नेगेटिव हो गया स्टेज 3 में एंड TP भी T के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया, राइट। सो दिस इज स्टेज 3। अब पॉइंट के क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिस तक टीपी जो है स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, वहां तक टीपी जो है वो इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट पे, इंस्टेड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट पे, उसके बाद इंक्रीज करना शुरू कर देता है, राइट। इसी तरह एपी क्या है? एपी इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी टिल पॉइंट ए वेयर एपी इज एट इट स्टॉप। सो एपी कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है? एपी यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है जहाँ तक वो एमपी को टच नहीं करता। जब वो एमपी को टच करता है उसके बाद एपी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। जब MP is less than AP, that is beyond point A, AP is at its top. AP is maximum when MP is, so average product A पे maximum होगा, उसके बाद AP डिक्लाइन कर रहा है, MP उससे ज़्यादा डिक्लाइन कर रहा है, स्टीपर डिक्लाइन है MP का, राइट। सो AP हमेशा पॉजिटिव जरूर रहेगा। अब एक्सप्लेनेशन है सारे के सारे फेजेस की। हमने स्टेज 1 पढ़ा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल आता है लॉन्ग रन में, बट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में, राइट। सो मैं साथ साथ आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। सो इट इज कॉल्ड द स्टेजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, कन्वेक्स शेप होता है अप टू अ पॉइंट के। सो हमारा ग्राफ क्या बनता है? मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ आपकी नॉलेज के लिए बना देता हूँ। सो समथिंग लाइक दिस। सो ये पॉइंट हमारा के था, कन्वेक्स शेप होता है अप टू अ पॉइंट के। द एमपी इंक्रीजेज एंड रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट। इसमें एमपी जो है ना, एमपी भी इंक्रीज करके हाईएस्ट पॉइंट, बस यहाँ पे, इसके बाद एमपी ने नीचे ही गिरना है सिर्फ, विच इज वर्टिकली डाउन टू पॉइंट के। ये देखो चार्ट में ना, कर्व में ये रहा, ये पॉइंट के है और ये हाईएस्ट पॉइंट है एमपी का, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट एमपी का है, ये पॉइंट के है, सो वर्टिकली डाउन। उसके बाद वो नीचे ही गिरेगा सिर्फ एमपी। Okay, the point is called point of inflection. So instead of stopping its production, the firm will continue employing its additional units of a variable factor. So इस point of time पे, ये point of inflection है, इस point of time पे firm क्या करती है? firm को increasing return आ रही है, तो firm ये चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा
प्रोडक्शन इंक्रीज करें, जितनी हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे एडिशनल यूनिट लगाएंगे, वेरिएबल फैक्टर के थ्रू ही पॉसिबल है, फिक्स फैक्टर को वो इंक्रीज नहीं कर सकते। अब कॉजेज क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के? सबसे पहला फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, क्योंकि हमने अभी अभी फिक्स फैक्टर लगाया है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल फैक्टर अभी उतना इंक्रीज नहीं हुआ, इस कारण से। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक फिक्स फैक्टर लैंड यूज़ किया, लेकिन उस पर मैं सिर्फ 3 लेबर एम्प्लॉय कर पाया हूँ, लेकिन वो लैंड है 1 एकड़ की जिसपे करीबन 7 लेबर चल सकती है। सो मैं 3 के बाद 4 लेबर, 5 लेबर, 6 लेबर, 7 लेबर लगाऊंगा, अब वो ऑप्टिमम स्पेस आई है, राइट? सो इनिशियली फिक्स्ड फैक्टर रिमेन्स underutilized. To utilize it fully we have to increase the variable factor, लेबर को हमें और ज़्यादा एम्प्लॉय करना पड़ेगा। additional यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऐड मोर एंड मोर टू द टोटल आउटपुट को, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम वेरिएबल फैक्टर ऐड करेंगे उतनी टोटल आउटपुट इंक्रीज करेगी। सो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स देगा, एमपी इंक्रीज करेगा। एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर हम कॉज करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होती है इससे। इट मीन्स व्हेन वी एम्प्लॉय मोर देन 1 person as a labor, and since everyone does the work in which they are specialized, the efficiency of labor is increased. So डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है ना इस केस में। सपोज एक फील्ड है, एक फील्ड में कोई बंदा है जो सुबह शाम पानी दे सकता है, कोई बंदा है जिसको सीड्स कितनी डिस्टेंस पे सो इन करने हैं, लगाने हैं, बीज जो बोने हैं, राइट, धरती में गाड़ने हैं, वो बीज कितनी डिस्टेंस पे होने चाहिए उसको पता है। किसी बंदे को फसल पे कीड़ा लगने से पहले का पता है, कीड़ा कैसे पेस्टिसाइड्स स्प्रे करने हैं वो पता है। सो डिवीजन ऑफ लेबर हो गई है, राइट? बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। एंड थर्ड पॉइंट इज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। सो फिक्स फैक्टर इज अंडर यूटिलाइज्ड, एम्प्लॉइंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर इम्प्रूव्स द डिग्री, जितनी भी डिग्री है वो इम्प्रूव हो जाती है, डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। हैंस टोटल आउटपुट इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट, जो भी हमारा टोटल आउटपुट है वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर जाता है। Stage 2, diminishing returns to a factor. The total product continues to increase after point K, but at a decreasing rate. Concave shape होती है इसकी, right? So if you remember total product का chart, तो पहले तो ये था, उसके बाद ये शेप आ गई, सो यहाँ तक, इसके बाद ये नीचे गिरेगा टोटल प्रोडक्ट, राइट? और एमपी कैसे बिहेव करेगा? एमपी ये पहले तो ऊपर चला गया, अब ये नीचे, ये 0 तक ये शेप होगी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सो क्या कहता है? टीपी कंटिन्यूज टू इंक्रीज आफ्टर पॉइंट के बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज तो करेगा बट डिक्रीजिंग रेट। सो उसकी शेप जो है वो कनकेव होगी एंड इवेंचुअली सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। उसके बाद टीपी हैज़ टू फॉल डाउन ओनली। सो एमपी डिमिनिशेस, नीचे जाएगा एमपी बट पॉजिटिव रहेगा, 0 से ऊपर रहेगा। स्टेज कम्स टू एन एंड व्हेन एमपी इज 0। जब एमपी 0 हो जाता है तब वो ये स्टेज खत्म हो जाती है, टीपी इस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है और कांस्टेंट हो जाता है। द फर्म वुड लाइक टू ऑपरेट इन द सेकेंड फेज। कोई भी फर्म सेकेंड फेज पे ऑपरेट करती है बिकॉज टीपी इस स्टेज पे मैक्सिमम होता है एंड देयर इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। जो भी हमारा फिक्स्ड फैक्टर है वो प्रॉपरली हम यूटिलाइज कर पाते हैं। कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, क्या कारण है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के? तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर आता क्यों है, उसके कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कारण है फिक्स फैक्टर। सो फिक्स फैक्टर स्टैटिक है। अगर हमने पहले 1 एकड़ ऑफ लैंड एम्प्लॉय की थी, उसके ऊपर 4 लेबर एम्प्लॉय किए थे, सो हम 1 एकड़ ऑफ लैंड को 1 एकड़ ही रख पा रहे हैं, लेकिन जो लेबर है वी हैव इंक्रीज्ड इट टू 6 और मे बी 7 और 8 और 9। इस कारण से रिटर्न्स तो पॉजिटिव आ रही हैं बट डिमिनिशिंग है, यानी कि उस रेट पे, कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज नहीं कर रही। सो फिक्सिटी ऑफ फैक्टर, मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर, सेम फिक्स्ड फैक्टर के साथ लेटर गेट्स एक्सेसिवली यूटिलाइज, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होता है। इट सफर्स ग्रेटर वेयर एंड टियर, हैंस इट्स एफिशिएंसी इज लॉस्ट। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसी फिक्स्ड फैक्टर को बार बार यूज़ करते जा रहे हैं एंड 4 लेबर पहले कर रही थी, अब 6, 7, 8 लेबर कर रही हैं। सो इससे क्या होता है? सेम एफिशिएंसी लॉस्ट हो रही है, इसलिए उसकी डिमिनिशिंग रिटर्न्स आती ही आती हैं। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्सटीट्यूटेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर जब हम एम्प्लॉय करते हैं, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एडिशनल कैपिटल। जितनी भी कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल, वो बार बार हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हैंस डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर इनएविटेबल है, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक ही फैक्टर इंक्रीज हो रहा है और उनकी रख रखाव वो सब लोगों का अलग अलग होता है, राइट? पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, कॉन्टिन्यूज इंक्रीजिंग द
एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर बार बार इंक्रीज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, अलॉन्ग विद द फिक्स्ड फैक्टर एक पॉइंट के बाद क्रॉसेस द लिमिट ऑफ आइडियल रेशियो ऑफ फैक्टर्स. सो मान लीजिए आइडियल रेशियो 1 फिक्स्ड फैक्टर एंड 3 वेरिएबल फैक्टर, ये आइडियल रेशियो है, लेकिन आपने 1 फिक्स्ड फैक्टर एंड 7 वेरिएबल फैक्टर लगाया हुआ है. सो द आइडियल रेशियो इज गेटिंग ओवर. इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, मशीन मिस यूज होगी, thus resulting in poor coordination between the fixed and variable factors. This results in diminishing returns. जो भी हमारी returns हैं वो कम आएंगी, diminished आएंगी, इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. स्टेज 3, फेजेस ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. नेगेटिव रिटर्न्स के क्या फेजेस हैं? टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाता है. सो अगर मैं टीपी का ग्राफ बनाऊं, सो पहले ये बना था, फिर ये बना था, अब यहाँ के बाद थर्ड फेज शुरू होता है, ये नीचे का जो पोर्शन है टीपी, राइट. और मार्जिनल प्रोडक्ट पहले ये बना था ऊपर, फिर नीचे जीरो तक आया एंड फिर जीरो से नीचे चला गया, नेगेटिव. दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट. सो एमपी बिकम्स नेगेटिव. फर्म कैन नॉट ऑपरेट इन दिस स्टेज सिंस एमपी इज नेगेटिव. टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. एमपी नेगेटिव है, टीपी जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. जब टीपी डिक्लाइन होता है तो उसका नुकसान क्या है? सो वी वुड बी मूविंग बियॉन्ड द ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हम कुछ और ही कर रहे हैं. सो नेगेटिव रिटर्न के क्या क्या रीजंस हैं, कॉजेज क्या हैं? स्कैर्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. फिक्स्ड फैक्टर हमने एक ही एम्प्लॉय किया है. इन द शॉर्ट रन वी कैन नॉट चेंज द फिक्स्ड फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकते हैं बट एक सर्टेन लिमिट तक, एंड दैट लिमिट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ओनली. फिक्स्ड फैक्टर कितना कंज्यूम कर सकता है वेरिएबल फैक्टर को. एक मशीन है, राइट. एक मशीन पे आप 1 2 3 4 यही लेबर एम्प्लॉय कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपने 5 और 6 कर दी, अब इससे ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय नहीं हो पाएगी, लेकिन आप फिर भी करते जाते हो तो क्या होगा? स्कार्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, राइट. सो उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद टोटल प्रोडक्ट जो है वो फॉल करना शुरू कर देगा. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. क्योंकि वेरिएबल फैक्टर एक्सेसिव हो गया है relative to the fixed factor, यानी कि too many laborers are engaged in cultivating on a given piece of land. इसका नुकसान क्या होगा? Instead of a help in production, they cause overcrowding and chaos. इससे overcrowding होगा, इससे chaos होगा. Hence each other's work get hampered. हर एक आदमी का काम अफेक्ट होगा. Thus marginal return becomes negative and total return start diminishing. So marginal return जितने भी हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे और टोटल रिटर्न डिमिनिश हो जाएंगे. Efficiency of fixed factor falls. Too much of a variable factor leads to the inefficiency of the fixed factor. जो भी वेरिएबल फैक्टर होगा, इट लीड्स टू इनएफिशिएंसी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक लेबर एम्प्लॉय करनी चाहिए आपको एक मशीन पे, राइट, लेकिन आपने एक लेबर की बजाय 5 लेबर एम्प्लॉय कर दिया, इससे क्या होगा? दिस में कॉज लॉट ऑफ वेयर एंड टियर ऑफ अ मशीन. बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. हर बंदा अपनी तरह से मशीन को फुलर यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करेगा, राइट. सो इस कारण से जो रिटर्न्स हैं वो थर्ड स्टेज में डिमिनिश आती हैं. अब वगैरह डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स होती क्या है? व्हेन वी अप्लाई मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर टू अ गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. फिक्स्ड फैक्टर लिमिटेड है, वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, लेकिन वेरिएबल फैक्टर को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं. टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पर, बट लेटर ऑन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी गिरना शुरू हो जाएगा. इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स बोलते हैं, राइट. आई होप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर इज completely clear to you. In the previous slide we discussed about law of returns to a scale. Now let's understand the relation once again between TP and MP, then MP and AP. सबसे पहले TP MP की बात करते हैं. So हमारा जो टेबल है वो सेम रहेगा. फिक्स्ड फैक्टर 1 1 1 1 1. So we cannot employ more of a fixed factor because this is a short run period. Then there is variable factor. So variable factor keeps on increasing one after the other. 0 1 2 3 4 5 6 7 8, right. Now total product 0 6 20 48 72 80 84. Now up to 80 it was increasing, up to 84 it is increasing, then 84, again 84 in the 7th employment of labor. Then what happens is the total product remains constant, and while we employ the 8th unit the total product falls. Now the increasing has a two stories.
One increasing at increasing rate, second is increasing at diminishing rate, and third stage is falls when TP falls. Let's understand the relationship first. So MP is increasing, TP also increases at an increasing rate. This is the stage. MP is increasing, right? So when MP is increasing, the TP is also increasing till this point. When it is increasing at an increasing rate, this is point of inflection. We have already studied. Second is MP starts diminishing. Now, this is marginal product. Once it reaches the point of inflection of TP, it starts diminishing, but it is positive till MP is 0. So TP also increases, but now TP is increasing at a diminishing rate. When MP is 0, after this MP becomes 0, negative. So when MP is 0, TP is maximum. There is no additions to TP. This is MP is 0, so this is maximum TP. इसके बाद TP में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है. TP is maximum. When MP is negative, TP starts declining. So 0 के बाद MP नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, तो TP भी ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है, right? So from this point, TP starts falling. Okay. So this is the relationship between TP and MP. Now, what is the relationship between AP and MP? Now, while we discuss about AP and MP, we will read only this graph, the second one. We say AP increases so long as MP is greater than AP. Now, this is MP. MP is increasing at a higher rate. AP is increasing at a lower rate. But AP is increasing till MP and AP are meeting. यानी कि जब तक MP और AP इक्वल नहीं होते उससे पहले पहले MP बढ़ेगा, हमेशा ये बढ़ रहा है MP, एंड AP ये फॉल डाउन है, नीचे है, बट इंक्रीज कर रहा है AP भी. AP डिक्रीजेस. AP कब डिक्रीज करेगा? व्हेन MP इज लेसर देन AP. सो AP बढ़ेगा, बट एट अ AP विल ऑलवेज इंक्रीज एट एन डिक्रीजिंग रेट. कब? जब MP AP से नीचे है. AP इज मैक्सिमम व्हेन AP इज इक्वल टू MP. जब ये A पॉइंट है, A पॉइंट पे जब AP एंड MP बराबर होंगे तो AP मैक्सिमम रहेगा. ओके. MP कर्व कट्स AP एट इट्स टॉप. जो भी हमारा MP कर्व है वो AP को टॉप से कट करेगा, एंड MP में भी 0 और नेगेटिव, AP कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव. MP या 0 हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, बट जो AP है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट? दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन. हमने प्राइमरीली 2 वीडियोस में ये डिस्कस किया पूरा का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन. पहले वीडियो में मैंने बेसिक्स डिस्कस किया था, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट. इवन आई डिस्कस्ड अबाउट लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल, राइट? उसमें भी तीनों रिटर्न्स होती हैं, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, बट उसमें कोई भी फैक्टर जो है वो फिक्स्ड नहीं होता. ऑल दी फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स. लेकिन जब हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर करते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इसमें हम शॉर्ट रन पढ़ते हैं. सो शॉर्ट रन में एक फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट और फिक्स्ड रहते हैं. और जो भी हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होगी वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड फैक्टर्स के कारण होगी. हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स क्योंकि शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते, इसलिए वेरिएबल फैक्टर इनिशियली इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, यानी कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे. फिर हमारा फैक्टर जब हम और इंक्रीज करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट पे, लेकिन इंक्रीज वो फिर भी करेगा. एंड थर्ड स्टेज इज व्हेन टोटल प्रोडक्ट फॉल्स. सो व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? इंक्रीज करेगा. जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे 0 to 6, 6 to 20, so there is a difference of 6, 14, 14 के बाद 28. सो यहाँ तक टिल पॉइंट 3 इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट? दैट इज व्हाट इज शोन हियर इन द कर्व एज वेल, राइट? उसके बाद जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज करना शुरू करेगा इंक्रीज करना शुरू करेगा एट डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट तब भी पॉजिटिव होगा. 24, 8, 4 पॉजिटिव वो रहेगा अप टू व्हेन MP इज 0. टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे. जैसे ही MP नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट भी फॉल करना शुरू कर जाएगा. सिमिलरली AP और MP का क्या रिलेशनशिप है? MP शुरुआत में AP से ऊपर रहेगा. जब AP और MP कट करेंगे एक दूसरे को, टच करेंगे एक दूसरे को, उसके बाद AP ऊपर हो जाएगा, MP नीचे हो जाएगा, राइट? सो AP पॉजिटिव रहता है हमेशा, MP जो है वो नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है, इंक्रीज भी करता है.
और डिक्रीज भी करता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें कोई भी डाउट है आपको, दोनों वीडियोस अच्छी तरह देखो, एक बार दो बार देखो। अगर आपको फिर भी डाउट आता है, डू राइट टू मी, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, राइट। टेक केयर, गुड बाय।